दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख हाउ यूपीआई ट्रांजैक्शन वैल्यूज क्रॉस्ड $1 ट्रिलियन इन 2021 to 22 के सारांश पर आधारित है। इस आर्टिकल में टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के भारतीय अर्थव्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। भारत में यूपीआई पेमेंट। भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जो अपने यहाँ डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने और अपनी अर्थव्यवस्था को डिजिटल बनाने के लिए कई परिवर्तनों के दौर से गुजर रहे हैं। एक और भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, तो वहीं इसकी जनसंख्या का कुछ फीसद हिस्सा ही भुगतान के लिए डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल करता है। लेकिन डिजिटल पेमेंट में आबादी के कुछ हिस्से की भागीदारी होते हुए भी भारत ने डिजिटल पेमेंट की दिशा में एक अहम मुकाम हासिल किया है। मसलन इस साल मार्च में यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ने पहली बार एक माह में 5 बिलियन लेन देन का रिकॉर्ड बनाने के बाद वित्तीय वर्ष 2021-22 में लेन देन मूल्यों के स्तर पर $1 ट्रिलियन के आंकड़ों को पार कर लिया है। भारत में डिजिटल पेमेंट को नए मुकाम पर पहुंचाने में यूपीआई सिस्टम की बड़ी भूमिका रही है। गौरतलब है कि भारत में डिजिटल भुगतान के लिए यूपीआई का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही यूपीआई पेमेंट की यह उपलब्धि डिजिटल पेमेंट सिस्टम के लिए एक मील का पत्थर है, जिसने भारत को डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण काम किया है। आज के इस ऑडियो आर्टिकल में हम यूपीआई पेमेंट से जुड़े तमाम पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका से लेकर इसके सामने मौजूद चुनौतियों पर एक नजर डालेंगे और अंत में एक ठोस निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि डिजिटल पेमेंट क्या है। समय बदलने के साथ हमारी आदतें और रहन सहन का तरीका भी बदल जाता है। वर्तमान विज्ञान और तकनीक के युग में तो बदलाव की गति और भी तेज हो गई है। ऐसे में किसी वस्तु या सेवा के बदले भुगतान में भी तकनीक का आना भी स्वाभाविक है। मसलन जहां प्राचीन काल में भुगतान के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, तो वहीं वर्तमान में भौतिक मुद्रा के साथ डिजिटल लेन देन का भी इस्तेमाल होता है। डिजिटल पेमेंट की बात करें तो इसे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के तौर पर भी जाना जाता है। सामान्य तौर पर इसके इस्तेमाल से पैसों का ट्रांसफर एक खाते से दूसरे खाते में किया जाता है। इसमें भौतिक धन या नकद, चेक आदि का कोई आदान प्रदान नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर किराने की दुकान या सैलून में यूपीआई के जरिए किया गया पेमेंट भी डिजिटल पेमेंट माना जाता है। अगर अब हम कुछ प्रमुख डिजिटल पेमेंट माध्यमों की चर्चा करें तो उनमें पहला नाम बैंकिंग कार्ड का आता है, जिसका भारत में डिजिटल पेमेंट के तौर पर सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सभी प्रकार के कार्ड शामिल हैं, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड। साथ ही देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और आधार की उपस्थिति एवं पहुंच का फायदा लेने के लिए आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम यानी AEPS की शुरुआत की गई। यह विशिष्ट पहचान संख्या यानी UID पर आधारित एक पेमेंट सिस्टम है, जो आधार कार्ड धारकों को आधार आधारित प्रमाणीकरण का इस्तेमाल करके सहज वित्तीय लेन देन करने की इजाजत देता है। एक अन्य डिजिटल पेमेंट माध्यम मोबाइल वॉलेट है, जिसे डिजिटल वॉलेट या ई-वॉलेट के तौर पर भी जाना जाता है। यह एक प्रकार का वर्चुअल वॉलेट है, जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की जानकारी को मोबाइल वॉलेट ऐप से लिंक कर सकता है और ऑनलाइन फंड ट्रांसफर को भी आसान बनाता है। भौतिक रूप से प्लास्टिक कार्ड का उपयोग करने की बजाय इस ऐप का उपयोग स्मार्टफोन के जरिए खरीदारी करने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा एक डिजिटल पेमेंट माध्यम मोबाइल बैंकिंग है। मसलन अधिकांश बैंकों के पास अपने मोबाइल ऐप होते हैं, जो अपने ग्राहकों को स्मार्टफोन या टैबलेट का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के डिजिटल पेमेंट और बैंकिंग की सुविधा देते हैं। डिजिटल पेमेंट का एक और माध्यम है जिसे यूपीआई कहा जाता है। तो आइए अब चर्चा करते हैं कि यूपीआई पेमेंट क्या है। यूपीआई या यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, जो मोबाइल प्लेटफॉर्म के माध्यम से दो बैंक खातों के बीच तुरंत पैसे भेजने में मदद करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो यूपीआई एक ऐसी अवधारणा है जो कई बैंक खातों को
एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में लाने की अनुमति देती है, जिससे यूजर पैसों का लेन देन करता है। भारत में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI ने इस डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन का विचार पेश किया था। इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI और इंडियन बैंक एसोसिएशन यानी IBA द्वारा नियंत्रित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में UPI के जरिए 45 बिलियन से अधिक लेन देन हुए हैं। इनका कुल मूल्य 83 लाख करोड़ रुपए यानी 1.09 ट्रिलियन डॉलर से अधिक है। अगर इसकी तुलना पिछले वित्तीय वर्ष से करें तो इसमें 22 बिलियन से अधिक लेन देन हुए, जिनका मूल्य 41.03 लाख करोड़ रुपए था। इसका मतलब यह हुआ कि एक साल में UPI पर लेन देन की संख्या और मूल्य दोनों लगभग 2 गुने हो गए हैं। ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप मैक्वेरी सिक्योरिटीज की रिपोर्ट के मुताबिक देश में किए गए कुल खुदरा भुगतानों में UPI की बड़ी भूमिका है। इस रिपोर्ट की माने तो वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत के कुल खुदरा भुगतान का लगभग 60% UPI के जरिए किया गया। UPI की चर्चा करने के बाद आइए अब इसकी भारतीय अर्थव्यवस्था में इसके महत्व की बात करते हैं। हम सभी को साल 2016 में हुई नोटबंदी यानी विमुद्रीकरण तो अच्छी तरह से याद ही होगा। इस स्थिति के दौरान जब लोगों के पास नकदी बेहद कम हो गई, तब डिजिटल पेमेंट ने लोगों ने डिजिटल पेमेंट को सहारा देने का काम किया था। इस दौरान डिजिटल पेमेंट में लोगों की दिलचस्पी बढ़ने लगी और इसी का नतीजा है कि वर्तमान में डिजिटल पेमेंट 1 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर चुका है। इसी के साथ कैशलेस पेमेंट के जरिए UPI ने कोविड-19 महामारी के दौरान संक्रमण को कम करने में भी अपनी भूमिका निभाई है। इस दौरान UPI के जरिए डिजिटल लेन देन में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई। इस बढ़े हुए डिजिटल लेन देन का अंदाजा हम NPCI के आंकड़ों से लगा सकते हैं। इसके मुताबिक UPI के इस्तेमाल से किए गए लेन देन का मूल्य अक्टूबर 2021 में पहली बार एक महीने में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया। यह उपलब्धि सबसे लोकप्रिय डिजिटल पेमेंट सिस्टम के रूप में UPI की स्थिति को दर्शाती है। इनके अलावा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम भारत में आजादी के बाद सबसे अहम वित्तीय नवाचार बन गया है और इस नवाचार ने नकद अर्थव्यवस्था को लेस कैश और कैशलेस अर्थव्यवस्था में बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसने देश को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाने में भी अपना योगदान दिया है। दिसंबर 2019 में सरकार ने मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR को खत्म करने और लेन देन शुल्क को 0 करने का फैसला किया। इससे UPI पेमेंट को बढ़ावा मिला है। इस कदम ने न केवल डिजिटल लेन देन को लोगों के बीच लोकप्रिय बनाने में भूमिका अदा की है, बल्कि भारत में वित्तीय साक्षरता को भी बढ़ाया है। गौरतलब है कि वित्तीय साक्षरता का मतलब लोगों में वित्त या धन से संबंधित विषयों पर समझ और कौशल का होना है। इसी के साथ UPI ने कई नए व्यवसायों को भी फूलने फलने में सक्षम बनाया है, जिनमें प्रमुख तौर पर छोटे स्टार्टअप्स शामिल हैं। इसने भारत में बहुत सारे फिनटेक और स्टार्टअप के लिए बाजार बनाने में मदद की है। स्टार्टअप्स के लिए इसने रचनात्मक विचारों को विकसित करने के लिए कई दरवाजे खोले हैं, जो ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बना सकते हैं। UPI के अन्य योगदान पर नजर डालें तो इसने भारत में डिजिटल पेमेंट के मामले में शहरी ग्रामीण विभाजन को कम करने की भरपूर कोशिश की है। उदाहरण के लिए, जहां पहले डिजिटल पेमेंट के लिए ATM और मोबाइल बैंकिंग जैसी सहूलियतें केवल शहरी इलाकों में ही मिल पाती थी, अब UPI के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका तेजी से प्रसार हो रहा है। इस तरह UPI ने न केवल ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों में वित्तीय साक्षरता बढ़ाने का काम किया है, बल्कि भारत को डिजिटल बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में UPI पेमेंट की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह भी रही है कि भारत में इसकी सफलता देखते हुए न केवल नेपाल ने अपने यहाँ इस सिस्टम को अपना लिया है, बल्कि कई देशों ने भारत के अनुभव से सीखने में रुचि भी दिखाई है। इससे साफ है कि वित्तीय नवाचार के मामले में भारत की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के बाहर भी UPI की लोकप्रियता बढ़ रही है। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि संयुक्त अरब अमीरात और सिंगापुर में UPI संचालित करने के लिए बातचीत हो रही है। इन दोनों देशों में बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी मौजूद हैं। ऐसे में यह कदम न केवल उनके जीवन यापन को आसान बना सकता है, बल्कि भारत के साथ उनका संबंध
और मजबूत कर सकता है। एक जानने लायक बात यह भी है कि डिजिटल पेमेंट पर गठित की गई नंदन नीलेकणी समिति ने भी एनपीसीआई को यूपीआई, रुपे और भीम जैसी पेमेंट सेवाओं का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का भी सुझाव दिया था। यूपीआई की अर्थव्यवस्था में भूमिका के बाद आइए अब इसके सामने मौजूद चुनौतियों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। डिजिटल पेमेंट की दिशा में बड़ा योगदान देने के बावजूद यूपीआई अभी तक भारत में बड़े तबके को साधने में नाकाम रहा है। इसकी एक वजह जहां भारत में इंटरनेट जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी है, तो वहीं वित्तीय जागरूकता का ना होना भी एक समस्या है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि यूपीआई पेमेंट फेल होने की भी ठीक ठाक संभावना होती है। इसकी एक वजह जहां इंटरनेट की स्पीड कम होना है तथा यूपीआई ऐप और बैंक सुविधा का फुल प्रूफ ना होना इसकी एक वजह है। कई बार ऐसी स्थिति भी देखने को मिलती है कि सेंडर के खाते से पैसे कट जाते हैं जबकि वह रिसीवर के खाते तक नहीं पहुंच पाते। एक आंकड़े के मुताबिक भारत में लगभग 40 करोड़ फीचर फोन उपयोगकर्ता हैं। नतीजतन एक और जहां यह तबका डिजिटल पेमेंट करने में सक्षम नहीं हो पाता, तो वहीं इससे भारत में डिजिटल डिवाइड का भी पता चलता है। हालांकि आरबीआई ने इस समस्या को ध्यान में रखकर 123 पे जैसी सुविधा शुरू की है, जो फीचर फोन से डिजिटल पेमेंट को सक्षम बनाती है। गौरतलब है कि डिजिटल डिवाइड एक ऐसी अवधारणा है जो विज्ञान तकनीक तक पहुंच रखने वाले और इस तक पहुंच ना रखने वाले लोगों के बीच अंतर को बताती है। असल में भारत में अभी भी आबादी का बड़ा हिस्सा वित्तीय साक्षरता से कोसों दूर है। ऐसे में उनके लिए डिजिटल पेमेंट करना बेशक आसान हो भी, लेकिन वित्तीय मामलों की कम जानकारी की वजह से उनके साथ अक्सर वित्तीय धोखाधड़ी की समस्या देखी जाती है। हम आए दिन इस तरह की धोखाधड़ी की खबरें पढ़ते या सुनते रहते हैं। दूसरी ओर भारत में साइबर सुरक्षा का मुद्दा भी एक चुनौती बना हुआ है। व्यक्तियों की निजी और गोपनीय जानकारी को हैक करने संबंधी घटनाएं हम अक्सर सुनते रहते हैं। आइए आखिर में जान लेते हैं कि क्या हो आगे की राह। भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जो तेजी से डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में भारत की इस दिशा में गति को बनाए रखने के लिए कुछ उपाय किए जाने की जरूरत है। सबसे पहले भारत के सभी इलाकों में बिना किसी भेदभाव के इंटरनेट समेत सभी बुनियादी सुविधाओं का विकास किए जाने की जरूरत है, ताकि दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोग भी इस डिजिटल अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सके। साथ ही भारत में डिजिटल डिवाइड को दूर करते हुए वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए जमीनी स्तर पर प्रयास करने की जरूरत है। इसके लिए डाक और बैंक के कर्मचारियों की मदद ली जा सकती है। साइबर सुरक्षा के लिए न केवल नवीनतम तकनीकों को अपनाने की जरूरत है, बल्कि इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर देना होगा, ताकि साइबर हमले की स्थिति में लोग अपने स्तर पर जरूरी कदम उठाकर इस हमले के प्रभाव को कम कर सकें और किसी भी बड़े नुकसान से बच सकें। भारत को लेस कैश अर्थव्यवस्था से कैशलेस अर्थव्यवस्था यानी डिजिटल इकोनॉमी बनाने के लिए डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के साथ इस दिशा में लगातार जरूरी कदम उठाने की दरकार है। तो आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। भारत में डिजिटल पेमेंट पर चर्चा करते हुए बताइए कि इसने भारतीय अर्थव्यवस्था को किस तरह लाभ पहुंचाया है।